डियर फ्रेंड, वेलकम टू आई एग्जाम एकेडमी। आई एग्जाम एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम करेंगे मैथ के प्रश्न जो 20 दिसंबर 2021 सीटेट के एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर होता है भाजक, क्या होता है भाजक गुना भागफल। क्या, भागफल, भागफल यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेष, ये होता है। अब हमें यहाँ पे देखिए क्या है कि शेषफल दे रखा है। कितना दे रखा है? 5। ठीक है, भागफल नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? भागफल नहीं दिया है। भाजक दे रखा है? जी नहीं दे रखा है। लेकिन ये कह रहा है कि भागफल जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है, यानी कि भागफल का 5 गुना है। यानी कि जो भी भागफल होगा इसका 5 गुना होगा भाजक। कितना गुना? 5 गुना। ठीक है, चलिए अब करें कि और शेषफल का 4 गुना, यानी जो शेष होगा उसका 4 गुना। तो शेष कितना है? 5 है। तो इसका मतलब है कि 5 का कितने गुना? 4 गुना। 5 का कितने गुना? 4 गुना। तो 5 गुना 4 कितने हो जाएगा? 20। कितने? 20। तो अब यहाँ पे देखिए भाजक कितना हो गया? 20। तो यानी भागफल का 5 गुना है। तो 20 जब ही होगा जब इसमें कितना संख्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ 4 होगा जब ही कितना होगा? यहाँ पर 20 होगा। तो अब देखो यहाँ पे कह रहे एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। जो भाजक है भागफल का 5 गुना, यानी कि भागफल कितना है? 4। 5 गुना 4 करेंगे तो 20। अब कह रहे शेषफल का 4 गुना है, यानी शेषफल कितना है? 5। इसका 4 गुना करेंगे तो कितना होगा? 20। यदि शेषफल 5 है, यानी कि शेषफल 5 है तो भाज क्या है? यानी भाज निकालना है। तो आपके पास सब कुछ यहाँ पे आ गया है। भाजक ये है, भागफल ये है, शेष ये है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है भाज्य। तो 20 गुना 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 80 प्लस में 5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 85। कितना? 85। यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये भागफल कैसे आया, समझ गए ना? यानी कह रहे हैं शेष का 5 गुना है। शेष कितना है? 5 में जो प्रश्न में दिया है। 5 को 4 से गुना करोगे 20, और भागफल का कह रहा है 5 गुना है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 4 होगा भागफल, तभी इसको 5 से गुना करोगे तो भाजक हमारा 20 आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा 5 क्रमागत संख्याओं में। ठीक है, पहली बात तो क्रमागत संख्या क्या होता है? क्रमागत संख्या होता है कि मान लीजिए कोई संख्या 1 है, 1 के बाद कितना? 2, 2 के बाद 3, यानी कि क्रमागत का मतलब होता है 1 के बाद 1 संख्या। कह रहे 5 क्रमागत संख्या है, कोई भी 5 क्रमागत संख्या है। तो एक संख्या में मान लेता हूँ x, दूसरा संख्या मान लेता हूँ x प्लस 1, तीसरा संख्या होगा x प्लस 2, और चौथा संख्या होगा x प्लस 3, और पांचवा संख्या होगा x प्लस 4। यानी कि एक संख्या, दो संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। 5 क्रमागत संख्या है। दूसरी संख्या है जो 49 है। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है, यानी कि ये वाली जो संख्या है वो कितना है? 49 है। 49 है। तो इसका मतलब कि अगर x प्लस 1 जो दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है? 49। तो यानी x की वैल्यू कितना यहाँ पे हो जाएगा? 48, क्योंकि ये एक संख्या उधर जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x कितना हो गया? 48, ये 49, ये कितना हो जाएगा? 50, ये कितना हो जाएगा? 51, और ये हो जाएगा कितना? 52। x में 4 जोड़ेंगे 52, x कितना आया? 48। ठीक है, समझ गए? तो ये सारे हमारे कौन से होंगे? संख्या। अब कर इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल। सम कौन सा है? ये हमारा विषम है, ये भी हमारा विषम है। तो सम कौन से है? 48 इंटू 50 इंटू 54। कह रहा है इन सबको जब हम गुना करेंगे तो कौन सी संख्या आएगा ये बताना है आपको। ठीक है, ये संख्या हमारा कौन सी संख्या आएगा वो बताना है। तो अब देखिए इससे हमें गुना कर लेते हैं। ठीक है, गुना आप इससे करोगे
तो ये 48 इन 2 में इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 2600 आएगा। कितना आएगा? 2600 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब इस 2600 को गुना करोगे 48 यानी कि आप सीधा कर लीजिए 48 इंटू 46 मल्टीप्लाई, तो 8 छक 48 की कितना हुआ 8 बचा 4, 6 चौके 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, 8 दूना 16 की 6, 4 दूना 8 एक यहाँ पे हो गया कितने 9, 8 यहाँ पे कर दोगे 8 6 14 की 4 बचा कितना 1, 9 1 10 2 12। अब यहाँ कितना है 00 तो यहाँ पे लगा दो 00, कितना हो गया 1,24,800। कितना हो गया 1,24,800। तो अब ये देखो 1,24,800 आपका कौन सा संख्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही है, ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है, एक स्टील की तार है एक वर्ग बनाती है, तो वर्ग कैसे होता है, यानी कि जिसकी चारों साइड कैसे हो इक्वल हो, कैसे हो इक्वल हो, ये हमारा क्या हो गया वर्ग हो गया। वर्ग में ये वाला क्या है साइड है, ये भी साइड है, मान लेते हैं ए साइड है। अब कह रहे हैं जिसका क्षेत्रफल 121 है, यानी कि क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा, कितना होता है भुजा गुना भुजा, कितना दे रखा है 121, तो यानी भुजा गुना भुजा बात करोगे तो ये ए स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 121, और अगर भुजा निकालोगे तो ये वाला स्क्वायर उधर जाके क्या होगा रूट चढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 121, और इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो गया 11 हो गया। तो इसका मतलब है कि एक स्टील की तार जो वर्ग बनाता है उसका भुजा कितना हो गया 11, यानी ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है और ये भी 11 है। ठीक है, यदि इस तार को एक आयत के आकार में मोड़ दिया जाए, यानी कि एक तार ऐसा था लेकिन इस तार को अब क्या किया आयत बना दिया, यानी कि इस तरीके से इसको मोड़ देते हैं, कैसे इस तरीके से आयत बना देता है, जिसकी चौड़ाई यानी कि इसकी चौड़ाई ये दे रखा है, इसकी लंबाई नहीं दिया है, लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, लंबाई ज्ञात करना है। तो अब देखिए यानी कि इसका जो परिमाप होगा, इसका जो परिमाप होगा इसके परिमाप के क्या होगा बराबर होगा, यानी कि जो आपका जो वर्ग था क्या था वर्ग, ये है क्या वर्ग, जिसकी साइड है 11, इसकी भी 11, इसकी भी 11 और इसकी भी 11, तो दोनों का परिमाप क्या होगा इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं जी, समझ रहे हैं। तो यहाँ इसका मतलब आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, और इसका परिमाप क्या होता है 4 गुना में भुजा, तो भुजा कितना है हमारा यहाँ पे 11। ठीक है, तो अब देखो 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 8 है, अब बराबर में कितना हो जाएगा 11 चौक 44। अब इसको कटा देंगे आप, तो इसे कटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 22। अब यहाँ L बराबर निकाल लेंगे तो ये 22, ये प्लस में 8 था तो इधर आ जाएगा कितना माइनस में 8, तो यानी कि L यानी कि लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 12 में 8 जाएगा 4 और यहाँ बचा 1, यानी कि कितना आ गया L बराबर 14, यानी कि हमारा जो लंबाई है वो आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर। तो अब आंसर देख ली कौन सा हो जाएगा, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया हमारा चौथा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी है और क्वेश्चन आईडी भी दे रखा है, ताकि आप ये ना कहें कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, ये क्वेश्चन आईडी है और ये एमसीक्यू टाइप का है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि 34 क्वेश्चन निम्नलिखित में, कह रहे हैं निम्नलिखित, यहाँ पे जो प्रश्न है कह रहे हैं निम्नलिखित भिन्नों से सबसे बड़ी क्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः, यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी निकालना है। तो आपको बता दें सबसे बड़ी और छोटी फाइंड कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 5/3, या एक कोई भी संख्या लेते हैं जैसे 5/9, यहाँ पे ले लेते हैं 5/9, और एक संख्या है 2/7। अब आप इन दोनों में से बताओ बड़ी कौन है, तो आप क्या करें इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 7×5 = 35, 9 दूनी 18, यानी 9 दूनी 18। अब ये ऊपर में देखिए कौन सा बड़ा है, यानी कि 35 बड़ा है, 18 छोटा है, तो ये हो जाएगा छोटा, कौन सा ये हो जाएगा छोटा, और ये हो जाएगा बड़ा, ये हो जाएगा बड़ा। समझ गए ये बात। चलिए अब यहाँ देखते हैं, अब देखिए इधर से इसको गुना कर देंगे 3 एकम 3, इससे इसे गुना कर देंगे तो 2 एकम 2, यानी इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि पहला वाला क्या है बड़ा है।
तो इसका मतलब कि हमारा ये वाला संख्या क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब हम इसको छोड़ देंगे, अब इन दोनों को लेंगे, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो कहोगे जी इन दोनों में हमारा जो है ये वाला बड़ा है। कौन सा है, ये वाला बड़ा है। अब इन दोनों में से करते हैं, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 5 25। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, कहोगे ये वाला बड़ा है। कौन सा, ये वाला। अब ये वाला यहाँ बड़ा हो गया। अब ये इन दोनों में देखो, 5 चौक 20, 6 तिया 18, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो कहोगे जी ये बड़ा है। तो यानी कि सब में से आपको एक बड़ा संख्या मिल गया, वो कौन सा मिल गया, ये वाला सबसे बड़ा है। यानी कि 5/6 क्या है, बड़ा है। अब छोटा देखते हैं। अब यहाँ देखो 3 एकम 3, 2 एकम 2, इन दोनों में छोटा कौन है, तो इन दोनों में छोटा है ये वाला, तो छोटा ही ले लिया। अब ये देखो यहाँ से यहाँ 5 एकम 5, कितना, 5 एकम 5 और 4 तिया 12, इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो इन दोनों में छोटा है ये वाला। तो अब ये संख्या और ये संख्या लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 6 एकम 6 और 5 तिया 15, इन दोनों में छोटा कौन है, तो यही वाला छोटा है। चलो अब हम ये वाला लेते हैं, 4 एकम 4, यानी कि ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4 और 3 तिया 9, यानी कि इन दोनों में कौन सा, ये नहीं। तो ऑल ओवर सब मिला के बात करें तो यानी 1/3 है जो छोटा निकला। अब ये क्वेश्चन करे कि सबसे बड़ी कितना, 5/6, छोटी कितना, 1/3, कौन सा है, 5/6 1/3, पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये इस तरीके से आप कोई भी फ्रैक्शन को बड़ा और छोटा निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, जैसे कि 2/3 है, ठीक है, 8/9 है, ठीक है, यहाँ पे और इसके अलावा जैसे 12/13 है, इनमें से बताना है। तो अब देखो यहाँ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर्ष का डिफरेंस कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर डिफरेंस 1 हो, यानी कि समान डिफरेंस हो, तो ऊपर में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जो छोटा होगा छोटा। तो इसमें से बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसमें से छोटा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बड़ा और छोटा को बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 करें। एक सेंटी यानी कि 1 सेंटीमीटर यानी एक क्यूब बता रहा है, यानी कि 36 क्यूब है, कितने हैं, 36 वर्ग हैं। 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार के व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणाम क्षेत्रफल 36 है, वर्ग है। 36 क्या है, वर्ग है, यानी कि इस तरीके, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी 1 सेंटीमीटर ये है और 1 सेंटीमीटर ये है। कह रहे 36 छोटे वर्ग हैं, कुल कितने प्रकार के व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणाम का क्षेत्रफल 36 आएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई नहीं थी, यानी ये और ये होता है, उसका क्षेत्रफल है, तो 36 सेंटीमीटर आएगा। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए क्या है, देखो अगर एक यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है और एक यहाँ लगा दोगे ऐसे, तो ये क्या हो गया, 2, एक यहाँ लगा दोगे 3, ठीक है, एक यहाँ लगा दोगे 4, एक यहाँ लगा दोगे 5, एक यहाँ लगा दोगे 6, और वही 6 यहाँ दोबारा लगा दोगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6, यानी कि 6 ऊपर 6 नीचे ऐसे लगा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका तो यही है, तो यानी कि 6 गुना 6 कर देंगे, यानी कि पहला है 6 गुना 6 कर देंगे एक तरीका में, तो 36 ये लग जाएगा। दूसरा तरीका 12 गुना में 6 लगा दोगे, 12 गुना 3, 12 3 36, 12 3 36, 6 गुना 36। दूसरा तरीका है 9 और गुना में 4 कर दोगे, 9 चौके 36। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, 6 गुना 6, 12 3 36, 9 चौक 36 और 36 एका में 36। ठीक है, और किस में पहाड़ी में आ सकता है, 12 3 36 हो गया, 6 4 36 हो गया, 18, यानी कि और ये लिख सकते हो कितना, 18, 18 दूनी 36। अब कोई तरीका है, नहीं है, यानी कि आप इसको 1 2 3 4 5, यानी कि 5 तरीके से आप उस स्क्वायर को व्यवस्थित कर सकते हैं। कितने तरीके से, 5 तरीके से। तो ये पहला, दूसरा, यानी कि तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है 36 प्रश्न।
कह रहे एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। कह रहे एक कक्षा में टोटल है ना 60 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने हैं 60 है। अब ये टोटल कितने विद्यार्थी हैं जी 60 विद्यार्थी हैं। अब इस 60 में से कुछ लड़कियां हैं, कौन सा है, कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं, यानी कि बॉयज हैं और गर्ल हैं। अब कह रहे लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, यानी अगर ये x है तो ये कितना है 2x है। तो इसका मतलब कि टोटल कितना है 60 है, टोटल 60 है। इसका मतलब कि 2x लड़की है और x लड़का है, टोटल कितने 60 है विद्यार्थी, यानी 2x प्लस 1x 3x बराबर कितने हो गए 60। इसे कटा दोगे तो कितना आया 20, यानी x बराबर हो गया 20। इसका मतलब ये है कि जो लड़कों की संख्या है, कितना लड़कों की संख्या है वो कितना आ गया हमारा 20, यानी कि जो लड़के हैं वो कितने हो गए 20 और लड़कियां कितने हो गए 40, कितने 40, ये हो गया 40 और ये कितना हो गए 20, यानी कि टोटल 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। आगे क्या पूछता है, कह रहे रोहित का ऊपर से 17वां क्रम है, रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है, यानी कि इस तरीके टॉप है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरीके से विद्यार्थी क्या है खड़े हैं ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और कह रहे कि टॉप से, यानी कि ये टॉप है और ये बॉटम है, ये बॉटम है, यानी कि ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके करके जो रोहित का नंबर है वो कितने नंबर पे 17वां नंबर पे, कितना ना 17वां नंबर पे, ठीक है। कितना नंबर पे 17वां नंबर पे है, कौन है रोहित है। चलो ठीक है। अब ये कह रहा है कि इससे पहले 9 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ 17 है और इससे पहले 9 लड़की है, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है इधर लड़कियां हैं, 9 कितने हैं लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल है, क्या है गर्ल है, गर्ल है। तो अब बताओ कि टोटल लड़के कितना है, टोटल लड़के कितना है, तो कहोगे जी 20 है, टोटल लड़के कितना है 20 है। तो अब बताओ यहाँ पर 17वां नंबर क्या है लड़का है ऊपर से, यानी कि टॉप से 17वां नंबर पे कौन है रोहित है। तो अब देखो यहाँ पर क्या कि अगर ये 17 नंबर है, टोटल कितना है 17 नंबर है, 17 जो है लड़का है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 17 व्यक्ति थे, 17 में से 9 क्या है लड़की है, 17 में से 9 क्या है लड़की है। तो 17 में 9 गया, 7 में 9 गया, कितना बचा 9 में 7 गनी 8। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक क्या है 8 लड़के हैं, यानी 9 लड़के, तो इसका मतलब 8 क्या है लड़के हैं, लड़के हैं। अब कह रहे कि 17 के बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 8 लड़के हो गए, कितने 8 लड़के हो गए। तो अब कह रहे 17 के बाद कितने लड़के और होंगे, यानी कि उसके बाद कितने लड़के होंगे। तो अब देखो टोटल 20 लड़के थे, 20 में से 8 लड़के यहीं आ गए, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना होगा 12 लड़के, 12 ही तो लड़के होंगे, बॉय होंगे, 12 बॉय होंगे, कितने होंगे 12 बॉय होंगे, क्योंकि 8 बॉय यहाँ हो गया तो 12 बॉय यहीं है, 12 और 20 यानी कि टोटल 20 लड़के हैं। तो आंसर आ गया कितने 12, तो ऑप्शन कौन सा होगा पहला ही होगा, ठीक है समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 37। कह रहे कि जो सायमा है बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंची, यानी कि एक बस स्टैंड था, एक लड़की थी सायमा, वो 9:35 पर बस स्टैंड पे जाते हैं, ठीक है चलिए ठीक है। अब कह रहे जीतन, ये सायमा है और ये जीतन है, जीतन उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर गई है, यानी उसका जो घड़ी है उसकी घड़ी में 9:25 में कोई भी बस चली गई है, ठीक है। अब कह रहे जीतन की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है, तो इसका मतलब है कि 5 मिनट कह रहे कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 पे गई है। यदि जीतन की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है तो इसका मतलब कि ये
20 मिनट पे बस गई होगी, यानी एक्चुअल में, क्योंकि जो जतिन है उसका घड़ी है 5 मिनट ज़्यादा चल रहा था, कितने ज़्यादा चल रही थी, यानी कि एक्चुअल में बस खुल गई 9:20 में, लेकिन इसके घड़ी में दिखा रहा है कितना 9:25। अब कह रहा है कि बस आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, यानी कि हर 20 मिनट में चलती है। तो इसका मतलब 9:20 में क्या हुआ, बस खुली, क्या हुआ, बस खुली, बस खुली। तो इसका मतलब अगला बस कब खुलेगी, 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, तो यानी कि 9 कितने खुलेगी, 40 मिनट पे। तो कह रहा है कि अगली बस पकड़ने के लिए जो प्रतीक्षा करने पड़ेगी, यानी कि अगली बस पकड़ने के लिए सैमा को कितना प्रतीक्षा करना पड़ेगा। ये पहुंची 9:35 पे, बस खुलेगी कितना, 9:40 पे। तो इसका मतलब ये 5 मिनट वेट करेगी, कितना मिनट, 5 मिनट अगर ये वेट करेगी तो बस क्या होगा, खुल जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा चौथा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर है 38। कह रहे कि 10,001, 20,000, 22, 30,333 के योग में, यानी कि सबके योग में कितना है, 10,001, 20,000, 20,022, कितने, 20,022, और 30,000 कितने हैं, 30,333। इसके योग में योग कर लेते हैं। तो ये 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 3 2 5, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे होगा 3 2 5 1 6, और यहाँ पर 0, कितने हो गए, 60,356। यानी कि 60,356 में से क्या घटाएं जो 17,069 रुपये बच जाए। तो इसका मतलब ये वाला इधर चला जाएगा, यानी कि 60,356 माइनस 1706, और यहाँ इक्वल टू x, ये क्या है, 0 है। तो इसको माइनस कर दो, कितना माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 17,069, कितना, 17,069, ये माइनस कर देते हैं। तो कितना आ गया, 16 में 9 गया 7, 9 7 16, यहाँ 4, 14 में 6 गया 8, 8 6 14, यहाँ बचा कितना 2, 10 में 7 गया कितना बचा 3, यहाँ बचा कितना 5, 5 में 1 गया कितना बचा 4, यानी कि 43,287 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 43,000 कौन सा हो जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, कौन सा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अब ये अगर शॉर्टकट में करना है, या मान लो कि ये इस तरीके से नहीं करना है, तो आप ऐसे कर लो, ये इसको 300 को छोड़ दो, सीधा 30,000 मान लो, 30,000 प्लस 20 50, और 10 60, यानी कि टोटल कितने हो गए 60,000। इस 60,000 में मान लो ये 69 छोड़ के 17,000, कितने हो गए 17,000, 17,000 माइनस कर दोगे तो कितने हो जाएगा, इसको 43,000। 43,000 की ऑप्शन कौन है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड से। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 39। कह रहे कि विद्यालय की कैंटीन में विभाजन खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे दिए हैं, यानी कब आप किसी होटल में जाते हैं तो उसमें से एक मेन्यू चार्ट दिया रहता है कि कौन से सामान कितने रुपए इसका मिल रहा है। जैसे एक समोसे का कीमत कितना है, 5 रुपये है, मूंगफली का एक पैकेट का कीमत इतना है, एक गुलाब जामुन का इतना है, एक ढोकला का कीमत इतना है, और एक बोतल नींबू पानी का कीमत इतना है। कह रहे सुनैना एक समोसा कितना, एक समोसा खरीदती है, कितना खरीदती है, एक ही समोसा खरीदते, पैसा नहीं था भैया, एक समोसा खरीदा, तो समोसा कितना है 5 रुपए का है, तो इसका कितना हो गया 5 रुपए। अब कह रहे मूंगफली के 2 पैकेट, कितने पैकेट, 2 पैकेट, एक मूंगफली पैकेट का कितना कीमत है 6 रुपये 50 पैसा, 6 रुपये 50 पैसा, यानी 2 खरीदने के लिए कितना लगे 13 रुपये। ठीक है, मूंगफली के 2 पैकेट, एक गुलाब जामुन, और कितने का है गुलाब जामुन, 7 रुपये का है, तो यानी कि ये कितने हो गए 7 रुपये। ठीक है, एक गुलाब जामुन, एक बोतल नींबू पानी, कितने का है नींबू पानी, 11 रुपये 50 पैसे का, 11 रुपये 50 पैसे का, तो टोटल कितने हो गए 11 रुपये 50 पैसे नींबू पानी खरीदी है, यानी कि टोटल इतना रुपये उसने क्या करा, खरीदा है। तो टोटल कौन कर लेते हैं, कह रहे कि 13 7 20, 20 5 25, 25 1 26, 26 10 36, 36 रुपये 50 पैसा, कितना 36 रुपये 50 पैसा, टोटल उसकी जो कीमत हुई कितने रुपये 36 रुपये 50 पैसा।
अब उसने दुकानदार को दिए कितने, 100 रुपये। कितने रुपए दिए, 100 रुपये। तो अब ये 36 रुपये 50 पैसे माइनस कर दोगे, 36 रुपये 50 पैसे माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे 10, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में 6 गया 3, और यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में 3 गया 9 में 3 गया 6। यानी कि इसके पास वापस कितना करेगा दुकानदार, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कह रहे हैं एक रेलगाड़ी 23:55 घंटे पर यानी 23:55 पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5 बजे पहुंचती है। यहाँ पर एक चीज गलत है, मतलब कि एक चीज यहाँ पे नोट नहीं किया गया है। क्या नोट नहीं किया है कि इसका जो प्रस्थान का टाइमिंग था, यानी कि जो खुलने का टाइम है, यानी एक रेलगाड़ी बंगलुरु से इतना बजे खुला, लेकिन कौन सी डेट को खुला ये नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है। तो आप यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चंस था उसमें दिया था, इसमें नहीं दिया है। तो उसमें जो डेट दे रखा था वो दे रखा था 29 जून। कितना, 29 जून। यहाँ पे लिख लो 29 जून। यानी कि एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से 23:55 पर 29 जून को, कब, 29 जून को, यहाँ लिख लो कितना, 29 जून को, 29 जून को 23:55 पर चलकर 2 जुलाई 2020 को 5 बजे पहुंचती है। यानी कि 29 जून को खुलती है। कितनी, 29 जून को ये खुलती है, 29 जून को, यानी कि स्टार्ट होता है। कितना होता है, स्टार्ट होता है। और 2 जुलाई को, और 2 जुलाई को ये क्या कहता है, पहुंचता है। 2 जुलाई को क्या करता है, रीच्ड। क्या होता है, रीच्ड, यानी कि पहुंचता है। ये शुरू चलता है और ये पहुंचता है। तो यानी कि टोटल ये 5:20 पर पहुंचता है और खुलता कितना, 23:55 यानी कि रात में। ठीक है, तो वही कह रहे कि टोटल कुल समय कितना लगा। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले क्या करें, आप टोटल डे काउंट कर लें। जैसे देखिए 29 को खुलती है, 29 को खुलती है, तो 29, 30, 1, 2, यानी कि टोटल, यानी कि 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, टोटल कितने हो गए, 4 दिन। कितने हो गए, 4 दिन। हमेशा टोटल में से एक दिन को घटा दें, एक दिन को घटा दें हमेशा। तो टोटल कितने दिन हो गए, 3 दिन। कितने दिन हो गए, 3 दिन। तो अब आप क्या करें, इस 3 दिन में, यानी कि एक दिन 24 घंटे का होता है। टोटल कितने होता है, 24 घंटे का, दिन और रात मिला के 24 घंटे। तो 24 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 के 2, 3 दिनों 6, 1 7, 72 घंटे। कितने हो गए, 72 घंटे, टोटल 72 घंटे। अब इसमें क्या करो आप, जो रीचिंग टाइम है, जब ये पहुंचता है, यानी पहुंचता कितना है, 5:20 पे, तो पहुंचने के टाइम इसमें ऐड कर दो, यानी कि 5 घंटा 20 मिनट ऐड कर दो। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 72 5 77, यानी कि 77 घंटे 20 मिनट, ये टोटल। और उसके बाद ये पहुंचने के टाइम प्लस करना है, पहुंचने का समय जो है, पहुंचने का समय क्या करना है, प्लस करना है। और खुलने का समय, यानी कि खुलने का समय, यानी कि जब वहां से चल रहा है, चलने का समय वो माइनस करना है। चलने का समय माइनस क्या, चलने का समय माइनस करना है। चलने का समय क्या करना है, माइनस करना है। तो चला था कब, 23:55 पे, यानी कि 23:55 में, ये माइनस कर दोगे तो 20 में से 55 चला जाएगा। तो यहाँ याद रखेंगे 20 में से 55 माइनस नहीं होगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यही करना पड़ेगा कि इस 77 घंटे में से 1 घंटा हासिल ले लो। तो 1 घंटा कितना होगा, 60 मिनट, 60 मिनट होगा। 1 घंटा कितना होगा, 60 मिनट। तो इसका मतलब 60 + 20 करोगे तो कितना होगा, 80। कितना हो जाएगा, 80। तो इस 80 में से माइनस करो, 10 में -5 करो 5, यहाँ कितना बचा 7, 7 में 5 गया 2, 1 घंटा आपने ले लिया तो यहाँ बचा 6 घंटे, 6 घंटे में 3 घंटा गया 3 घंटा, यहाँ पे कितना घंटा है 7 घंटा, 7 में 2 गया तो यहाँ 5 घंटा। यानी कि उसको जो कुल समय लगा, कितना, कुल समय कितना लगा, कुल समय कितना लगा, 53 घंटे 25 मिनट।
53 घंटे देखो कहीं है ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 41। अगला कौन सा है, प्रश्न नंबर 41। कह रहे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1000। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 999। ठीक है, कह रहे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कह रहे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से यानी कि 99 से गुना किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी, तो 2 अंकों की सबसे छोटी कितना होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या कौन सा हो जाएगा, 11। यानी कि 10 होगा सम और 11 होगा विषम, तो यानी ये हम नहीं लेंगे, ये लेंगे। कह रहे कि विभाजित किया जाए तो भागफल क्या आएगा, यानी कि इससे आप भाग कर दो, 11 9 99। अब इसे गुना कर दो, 9 9 81 की 1 बचा कितना 8, 9 9 81 8, 81 8 89, वहाँ बचा 8 और फिर 9 9 81 8 यहाँ पे हो जाएगा 89। कितने आ गया, 9991। कौन सा नंबर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर है 42। करें एक संख्या 50 से आधे से अधिक है, यानी कि अगर 50 है तो 50 से आधे, आधा कितना होगा 25, 25 से थोड़ा अधिक, 25 से अधिक यानी सारे 25 से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ तो हम नहीं निकाल सकते। दाही से अधिक है यानी 3 दाही से अधिक है, 3 दाही से अधिक है लेकिन 4 से कम है, वो 4 से, सभी संख्या 3 से अधिक है, यानी ये तो नहीं होगा ये, क्योंकि 3 दाही से अधिक है, दाही पर 2 है तो इसका मतलब यहाँ अधिक होगा, तो इन तीनों में से कोई एक होगा। आप कह रहे हैं 4 दाही से कम है, यानी कि 4 से सभी कम है। आप कह रहे इस संख्या का इकाई अंक दाही के अंक का 2 गुना है, इकाई अंक जो है यानी इकाई अंक ये है दाही के 2 गुना है, तो दाही के 2 गुना, इससे 2 गुना करोगे तो 6 होगा, इससे 2 गुना करोगे तो 6 होगा, इससे 2 गुना करोगे 6 होगा। सिर्फ यही संख्या है जो 3 को अगर 2 गुना करोगे तो ये 6 आएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 36, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न करें एक गोदाम की विमाएं, विमाएं का मतलब होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। करें उसकी लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 7 मीटर, ऊंचाई है 4 मीटर। कह रहे कि इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर, कितने 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले अधिकतम पार्सल रखा जा सकता है। यानी कि आप क्या पहले आयतन निकाल लें, तो गोदाम की विमाएं का आयतन L गुना B गुना H हो जाएगा, और इसकी भी निकाल लोगे आयतन तो ये गुना L गुना B गुना H हो जाएगा, दोनों को भाग कर दोगे। आप कहानी देखो ये क्या है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो आपको इन सभी मीटर को क्या करोगे सेंटीमीटर में, तो यानी कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि 5 मीटर बराबर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल जीरो लगा देंगे, या फिर यहीं लगा देते हैं 100 गुना 100 गुना 100, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3, 3 मीटर था तो 3 बार हमने इसको गुना कर दिया। तो अब यहाँ देखो 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 50 दूनी 100। अब इन सबको गुना कर दोगे आप, ठीक है, इन सबको क्या कर दोगे गुना कर दोगे। यहाँ देखो 4 चौके 16 चौके 64, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, 64 और यहाँ पे गुना में 2 है, 2 गुना 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, और 10 गुना कर दोगे 7 यानी कि 70, ठीक है, 10 गुना यहाँ पे कर दोगे 7 70, तो यानी कि अब इससे गुना कर दो, 7 चौक 28 की 8 बचा कितना 2, 7 छक 42, 7 छक 42 और 2 42, 2 कितना हो जाएगा 44, 44 और ये कितना होगा 10, यानी कि टोटल हमारा जो नंबर आ गया कितना 4480। कौन सा संख्या है, तो ऑप्शन नंबर हो गया दूसरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर है 44 करें एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपये है, यानी कि अगर 2 किलोमीटर कह रहे एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 25 रुपये लगता है, यानी अगर 2 किलोमीटर पहले यात्रा करता है तो उसको कितना रुपये लगता है 25 रुपये लगता है, कितने 25 रुपये।
उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपये का भाड़ा दिखता है, यानी उसके बाद 8 रुपये भाड़ा। तो यहाँ देखो टोटल भाड़ा उसने कितना दिया, उतना रुपये, यानी 249 रुपये दिए। तो घर से कार्यालय की दूरी कितनी है, तो देखो टोटल उसने भाड़ा कितना दिए, 449 रुपये। पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपये लगता है, तो यानी अगर इसमें से 25 माइनस कर देंगे तो 9 में 5 गया 4, 4 में 2 गया 2 और 2 की यहाँ पे 2, यानी कि ये 224 रुपये जो लगा होगा, कितने, 224 रुपये, ये 224 रुपये लगा होगा एक। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपये लगता है, तो यानी कि 224 रुपये जो लगा होगा वो 8 रुपये प्रति मीटर की दर से लगा होगा। तो इसका मतलब इसको भाग कर देंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 4 2 6 यानी 64, 8 8 64, यानी कि 28 किलोमीटर, यानी कि 28 किलोमीटर। तो वो 8 रुपये यूनिट से गया, यानी कि 8 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से गया, ठीक है। और प्लस में 2, ये वाला क्या, 2 किलोमीटर 25 रुपये दे करके गया, तो 28 किलोमीटर पहले गया और 2 किलोमीटर 25 रुपये से गया, तो यानी 2 इसमें जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 30 रुपये, यानी कि 30 किलोमीटर, यानी कि उसने कुल दूरी जो तय किया होगा 30 किलोमीटर दूरी तय किया हो गया होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा तीसरा, ठीक है। चलिए प्रश्न करते हैं 45। कह रहे कि यहाँ देखिए ऊपर दी गई तालिकाओं के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानना है। भाषाओं को छोड़कर, भाषा यानी होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सा है, एक तो अंग्रेजी है और एक और हिंदी है। सुनीता ने ये सुनीता है, सुनीता ने जैसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए, भाषा को छोड़कर नहीं, जबकि ये कह रहे जैसिका ने ज्यादा प्राप्त किया और इसने कम किया, तो इसका मतलब पहला क्या है, गलत है। गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जैसिका के इन विषयों के कुल अंकों से अधिक है, ठीक है। सुनीता के अंक जैसिका से अधिक है, नहीं है। गणित में बल्कि कह रखा है जैसिका से सुनीता का कम है, तो इसलिए ये भी गलत है। जैसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए, 3 विषय नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इन्होंने जैसिका को 69 है, इसके पास 79 है, इसके पास 84 है, इसके पास ये है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इससे क्या है, ये कम है, यानी कि इससे कम है, इससे ये क्या है, ज़्यादा, इससे कम है, एक में कम है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें क्या है, कम है, और इसमें भी ज़्यादा है। जैसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए, जैसिका ने सुनीता से अधिक प्राप्त किए, तो नहीं प्राप्त किए हैं, ये गलत हैं। यदि जैसिका ने 17 अंक और प्राप्त किए होते तो सुनीता और उसके कुल प्राप्त अंक बराबर होते, यानी इन सबको जोड़ोगे तो 365 आएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे 365 आएगा, इन सबको जोड़ोगे 382 आएगा। तो इसका मतलब सुनीता अगर 17 नंबर ज़्यादा प्राप्त कर लेता तो इसके बराबर आ जाता, ये बात सही है, यानी कि चौथा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 46वां, कह रहा है गणित के 46वां प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा, 46वां क्या कहता है वो देखिए। कह रहा है कि गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया नहीं है, रचनात्मक नहीं है, ठीक है। कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन, अगर बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो आपको पहले उस देखना है कि विद्यार्थियों की समझ कितनी है, ये नहीं कि बच्चों को जमा घटा नहीं आ रहा, डायरेक्ट उसको भाग या फ्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन उसको कराने लगे, तो इसका मतलब ये है, तो ये तो सही है। कह रहा है कि नहीं कौन सा है, तो ये तो सही है भाई। अगला कह रहे अंतर्दशी हलों को प्रोत्साहित करना है, बच्चों को क्या है कि उसको प्रोत्साहित करोगे, यानी कि ये बात तो बिल्कुल सही बताता है कि आप बच्चों को प्रोत्साहित करके उसको सीखने के लिए दोगे, ये सही है। कह रहे संज्ञात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करें, बच्चों को क्या है कठिन है तो उसको सबसे पहले करने के लिए दें, ये नहीं कि आप खुद कर दें, तो ये भी सही है। कह रहे समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने का प्रोत्साहन करें, आप एक बच्चों को क्या है फिक्स दे दोगे, यानी कि यही करना बेटा उसके बाद नहीं करना, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 47, ठीक है। कह रहे कि 2 संख्या ज्ञात कीजिए, कह रहे कि निम्नलिखित कक्षाओं अध्यापक ने प्रश्न पूछे हैं, 2 संख्या ज्ञात कीजिए, 8 त्रिभुज को खींचिए जिसका परिणाम 50 है, 25 के गुणनखंड क्या है, परिणाम की परिभाषा दीजिए। ABC मुक्त सिरे वाले, देखिए
मुक्त सिरे वाले क्या होता है और बंद सिरे वाले क्या होता है। मान लो कि आपसे कोई, देखो मुक्त सिरा मतलब होता है कि ओपन, ओपन इंडेड, कौन से, ओपन इंडेड, ओपन इंडेड, ओपन इंडेड, और एक होता है क्लोज इंडेड। क्या, ओपन इंडेड और एक क्लोज इंडेड, यानी दो तरह के होते हैं। इसको कहते हैं क्लोज, ओपन मतलब मुक्त होता है और क्लोज मतलब बंद होता है। देखो जो एक शब्द में आंसर दे उसे कहते हैं क्लोज। मैंने कहा कि आपने खाना खाया, आप या कहेंगे हाँ या कहेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, बंद, यानी क्या हो जाएगा, बंद। मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या क्या खाना खाया, तो आप विस्तार से बताएंगे कि मैंने सर दाल खाया, चावल खाया, कढ़ी खाया, जो भी है, तो ये हो जाएगा हमारा खुला, या इसको कहते हैं मुक्त। क्या कहते हैं इसको, खुला, या फिर इसको कहते हैं मुक्त। कौन से, मुक्त, मुक्त, कौन सा, मुक्त, यानी कि ओपन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये कह रहे कि दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। तो 8 का दो संख्या क्या हो सकता है भाई, देखो तो 5 + 3 हो सकता है, ठीक है, 4 + 4 हो सकता है, 1 + 7 हो सकता है, यानी कि बहुत सारे हो गए। तो इसका मतलब ये क्या है, ओपन एंडेड है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कीजिए जिसका परिमाप 50 है। कोई भी त्रिभुज बता सकते हो, जैसे ये है, इनमें से मान लीजिए इसको मैंने कर दिया यहाँ पे 30 है, इसका 10 है, ये यहाँ पे 10 है, 30 + 50 हो गया। इस तरह से जितना मर्जी आप बना सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है। अगला कौन सा हो जाएगा, 25 का गुणनखंड। देखिए 25 का 5 × 25 कर दो, ये गुणनखंड, 25 × 1 कर दो, ये गुणनखंड, यानी कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो ही है, इसके अलावा कोई है क्या, कहोगे जी नहीं है, दो ही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बंद है। परिमाप का परिभाषा, परिमाप के एक ही परिभाषा होगा, क्या कि कोई भी आकृति जब चारों साइड से घिरे हुए होते हैं तो उसको योग, यानी कि साइडों के योग को हम परिमाप कहते हैं। तो यानी कि ये दोनों क्या है, क्लोज एंडेड है, ये दोनों क्या है, क्लोज है, यानी कि बंद है, जबकि ये दोनों क्या है, ओपन है, ये दोनों क्या है, ओपन है, ये दोनों ओपन है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ऊपर वाले ए और बी ओपन यानी कि खुला है, और सी डी क्या है, बंद है। ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 48 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है। तो मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान, मानकीकृत, ठीक है, देखो मानकीकृत समस्या से मानकीकृत तरीके से समस्या का समाधान ये नहीं है, क्योंकि अलग अलग बच्चे में अलग अलग तरीके से सृजन और उसको कौशलात्मक विकास होता है, और उसको पढ़ने के साथ साथ वो चिंतन और समस्या को हल करता है। सभी बच्चों को एक तरीके से हम नहीं कर सकते हैं स्टैंडर्ड में। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि प्रश्न को प्रस्तुत करना। ठीक है, 48 का दूसरा हो जाएगा प्रश्नों को प्रस्तुत करना। ये सृजनात्मक चिंतन का पूर्ण, आपने किसी बच्चों को प्रश्न को प्रस्तुत कर दिया तो वो क्या करेगा, उसको देखकर चिंतन करेगा और समझेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, दूसरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, देखिए करें वेन हेले के जो त्रिमवय यानी त्रिस्थान ज्यामिति समझने के लिए किस दो स्तर की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक वर्ग, कह रहा कि अधिक है, वर्ग एक आयत भी है, वर्ग जो है यानी कि जो वर्ग है ये आयत भी है, ये एक आयत भी क्यों है आयत, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी चार कोने, ये भी चार कोने, यानी कि ये दोनों ही हमारे क्या है, दोनों ही है। तो इसलिए क्या जीरो स्तर नहीं, दृश्यकरण से नहीं होगा। विश्लेषण यानी कि दूसरा, ये भी नहीं होगा। संबंध यानी कि संबंध बता रहा है, ये दोनों को क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो। इसी रिलेट से क्या होता है, रिलेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिलेट, यही से आप बताता है संबंध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस को पूर्ण संख्याओं के योग दशमलव के रूप में उल्लेखित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शून्य यानी कि कोई भी संख्या को अगर जीरो अगर लग जाएगा तो वो एक पूर्ण संख्या हो जाएगा, और वो सम संख्या भी हो जाता है। कोई भी संख्या जैसे 5 है, अगर इसमें जीरो लगा दो ये सम संख्या हो जाएगा। यदि मान लिया 7 इसमें जीरो लगा दो ये सम संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा पहला। अगला है 51 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन से कथन उचित है, यानी कि कथन उचित है यानी कि सही बताता है। अवलोकन, ठीक है, अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और वार्ता परिक्रमण सम्मिलित हैं। गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। कक्षा में गणितीय समझने की सृजनात्मक कोई भी भूमिका नहीं है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। कोई भी बच्चा है उसको ना आप कोई भी चीज़ दे दो, यानी कि पिक्चर दे दो कोई भी चीज़, और उसको पहचानने के लिए दे दो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा पहला 1 नंबर। पहले बच्चों को संबंधों को दे दो और उसको कोई भी चीज़ दे दो जिससे कि वो देख कर सृजन करे, तो पहला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दूसरा नंबर हो जाएगा बी। गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिससे संवाद और वार्ता दोनों में होता है। ठीक है, और तीसरा को हो जाएगा गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल, आप उसमें क्या करते हैं, तर्क वितर्क भी करेंगे तभी तो आप गणित को सॉल्व नहीं की हो सकता है, तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो ये तीसरा हो जाएगा। कक्षा में गणितीय समझ की सृजन में संस्कृति कोई भूमिका नहीं होता है, इसमें कोई भी भूमिका नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ऑप्शन नंबर डी कह रहे कि कक्षा में गणितीय समझ की सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है। आप अगर गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में संस्कृति की कोई भी भूमिका नहीं होती। क्यों? क्योंकि संस्कृति में सामाजिक कल्चर होता है, उसमें पहनावा ओढ़ावा, हर एक किसी राज्य की अलग अलग संस्कृति होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये नहीं होगा, ए बी सी, यानी कि पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 है। 52 क्या कहते हैं, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ज्यामिति, ज्यामिति क्या है, ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब होता है ज्योमेट्री। कह रहे ज्यामिति को 2 आयाम आकृतियों जैसे वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। ठीक है, इसको क्या करते हैं, सीमित रखना चाहिए। ठीक है, कह रहे उपयुक्त परिभाषाओं को परिचय देना चाहिए, देवस्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कह रहे ज्यामिति को 2 आयाम आकृतियों जैसे वृत्त, वर्ग, त्रिभुज पहचान तक ही सीमित नहीं, इसको और भी बताओ, सीमित मत रखो, कोई भी चीज में सीमित मत, उसको वाइड करो, यानी कि उसको बढ़ाओ, एक्सप्लोर करो। उपयुक्त परिभाषाओं को परिचय देना चाहिए, सिर्फ उसको परिभाषा देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको और भी चीजें बता के उसको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, द्विस्थापन की अंतर्दर्शी समझ को विकसित करना चाहिए। बिल्कुल, अगर बच्चों को विकसित को समझ करोगे, भाई ये त्रिभुज है तो इसका परिमाप अगर तीनों, इसका परिमाप 3a होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि तीनों साइड की जोड़ होता है। अगर आप आयत का परिमाप बता रहे हो तो इसका मतलब आयत का परिमाप 2 × l+b होता है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि एक l ये हुआ, एक l हो गया, 2l हो गया, प्लस में 2 चौड़ाई, यानी कि 2 लंबाई 2 चौड़ाई, इन्हीं को हम कहते हैं परिमाप। और ये 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे l+b हो गया, इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत। अगला है 53 नंबर, क्या कह रहा है कि सड़क विक्रेता को दुकानदारों का प्रयोग में लाई जाने वाली गणितीय कौशल के जन्म संबंधी निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए यह लाभदायक नहीं है। कह रहे कि कक्षा में गणितीय प्रश्न, ये कह रहे एक सड़क विक्रेता, कोई भी फल विक्रेता है, वो करे वाली गणितीय कौशल संबंधी में समझ निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। जो सड़क विक्रेता है ना, वो आपका क्या होता है कि आपका गणित का हल नहीं कर सकता है। बिल्कुल बात सही है, नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता है, कि यहाँ पर देखो कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए यह लाभदायक नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि वे अस्पष्ट और असंगत है, वे गणित प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होता है। कौन, जो फल विक्रेता होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जो कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करेगा, अब मान लो कोई सब्जी बेच रहे हैं, उसको कहोगे भाई साइन थीटा कॉस थीटा निकालो या आयत का क्षेत्रफल निकालो, तो वो तो नहीं कर सकता है ना। वे अस्पष्ट असंगत है, वो अस्पष्ट यानी कि असंगत है ही। वे गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करेगा, यानी कि जो आप देखते हो ना, जो सब्जी विक्रेता होता है जमा घटा करता है, लेकिन वो अलग तरीके से करता है, यानी कि ये करता है कौन, सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा हमारा, सी, यानी कि चौथा। ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में से त्रिमेय विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है। पहला ऑप्शन है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्र लेखन खींचना। कौन सा, चित्र लेखन खींचना। तो देखो आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्र लेखन खींचना, कोई भी आंकड़ा अगर प्रस्तुत करोगे तो उसको क्या बताओगे, एक चित्र के द्वारा बताओगे, यानी कि एक लाइन ऊपर से खींचोगे, कैसा, एक ऊपर से लाइन ऐसे खींचोगे, एक नीचे की ऐसे लाइन करोगे, तभी कोई भी आंकड़ा उसको दे सकते हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है, 55 कह रहे कि
3 गुना 5 के गुण का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है? क्या है? अति उत्तम है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? कुछ वस्तुओं को 3 गुना 5 के आयताकार व्यू की रचना का निर्माण करना। कितना? 3 गुना 5। तो कह रहे 3 गुना 5 के गुणक का परिचय देने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित कौन सी विधि सही है? तो भैया 3 गुना 5 है तो इसको 3 गुना 5 एक आयताकार समूह व्यू की रचना करना, निर्माण करना, बिल्कुल सही है। एक आयत बना दिया है, इधर हमने 5 लिख दिया, इधर 3, और इसको अगर आप करोगे तो 5 गुना 3 कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही, बाकी सारे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 56 कह रहे विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है? संतोषजनक नहीं है। चुनी गई समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। कह रहे संतोषजनक नहीं है, ये तो है। छोटी संख्या वाले सरल उदाहरणों के लिए पहले लेना चाहिए, बिल्कुल पहले छोटी छोटी उदाहरण लो फिर बड़ी बड़ी उदाहरण लो, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। विद्यार्थियों को कलन विधि एल्गोरिदम के चरण समझाने के लिए मूर्त सामग्री का सहायता, बिल्कुल जो भी चीज आपको दिख पा रहा है, देख पा रहे हैं, उसी चीज का उदाहरण लेना चाहिए ताकि बच्चा जल्दी से समझ पाएगा। कह रहे प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली का महत्व देना चाहिए, नहीं, बिल्कुल एक प्रकार का नहीं। आप अगर नहीं समझ पा रहे तो कई तरीके से उसको समझाओ, लिमिटेशन मत, लिमिट में मत रखो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा चौथा। चलिए अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। कह रहे निम्नलिखित कथनों से कि संचार 4 का प्रयोग, यानी कि 4 का प्रयोग गणना कॉर्डिनल भाव में हुआ है। देखो कार्डिनियल, देखो क्या है? कार्डिनियल, कार्डिनियल का मतलब होता है प्रयोग गणना संख्या। कार्डिनल का मतलब होता है जैसे 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, ये नंबर संख्या को कहते हैं कार्डियल नंबर। तो इस इमारत की चौथी, चौथी तो नहीं होगा। प्रतियोगिता में मेरा पुत्र चौथे, ये भी नहीं होगा। कह रहे मेरा पुस्तक चौथा, ये भी नहीं होगा। समारोह में 4 टेकर, देखो 1 2 3 4, यानी कि चौथा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। 58 कह रहा है कि एक संख्या के दूसरी, कह रहा है कि एक संख्या के दूसरी से, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 58 है। कह रहे एक संख्या का शुद्ध कथन को पहचानना है, शुद्ध बताना है। क्या बताना है? शुद्ध बताना है। तो देखो यहाँ पे कह रहे एक संख्या की दूसरी संख्या गुना करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है, बिल्कुल नहीं। अगर मान लो 0 गुना 5 करोगे तो 0 हो जाएगा, वही 5 गुना 6 करोगे 30 हो जाएगा, तो ये पहला गलत है। एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। अगर मान लो कि 0 से इससे गुना करोगे, कह रहे कि भाग करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ना कम हुआ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे गलत है। एक संख्या 10 से गुना करने पर उसके स्थानिक स्थान पर जो सदा शून्य हो जाएगा, यानी एक संख्या को 10 से गुना करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा शून्य हो जाएगा। जैसे कोई संख्या 9 है और इसे 10 से गुना करोगे, इकाई की संख्या पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। और वही चीज अगर मान लो कोई भी एक संख्या को 10 से गुना करने पर इकाई के स्थान पर सदा शून्य रहेगा। सदा शून्य कैसे रह सकता है? मान लो कि एक संख्या, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1/10, यानी कि ये 10 है, या फिर मान लो 9 है, इसको मैंने 1/10 से गुना किया, 1/10 से, तो ये 10 नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी गलत है। गुणनफल भागफल का प्रतिलोम होता है, गुणनफल भागफल का प्रतिलोम होता है, बिल्कुल ये गुणनफल भागफल का प्रतिलोम होता है, यानी कि जैसे भागफल का प्रतिलोम, भाग क्या है? 1/10 है, और वही इसको 10 से गुना करोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा केवल डी 4 सही है, ठीक है। 59 लेकिन शुद्ध कथन को पहचानना है, शुद्ध बताना है, शुद्ध बताना है। परिणामों का अनुमान गणितीय क्वेश्चन नहीं है, नहीं है, गणितीय क्वेश्चन नहीं, परिमाणों का अनुमान, अनुमान नहीं है। गणितों को मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जा सकता है, गणितों को मानक सूची समतुल्य माना जा सकता है, नहीं माना सकता है। कह रहे कि गणित में नमूनों की पहचान शामिल है, बिल्कुल है। इन्हीं गणितों में नमूनों को पहचान शामिल है। कोई गणित पढ़ा रहे तो उसको नमूना लो, जैसे एक मैंने बिल्डिंग बना लिया, ठीक है, एक बंडल में कुछ बना लिया, या फिर एक रॉकेट यानी कि एक एरो बना लिया, फिर एक दूसरा बना लिया, इस तरीके से तीसरा है। अब उसको गिनती करके हम बता सकते हैं कि इसमें कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, टोटल कितने हैं। तो इसलिए हम नमूनों को पहचान करके बच्चों को गणित को पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60। कह रहे समिति, समिति का मतलब होता है सेमेट्री, ठीक है। अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? यानी कि सेमेट्री मतलब होता है एक होता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब होता है कोई भी चीज़ को पिक्चर बनाना, पिक्चर बना के देना। सेमेट्री का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे कोई ये है, अब इसमें से यहाँ पे कोई लाइन या फिर रबड़ की मदद से हम इसको एक तरीके से यहाँ पे मैंने एक आयत बना दिया, क्या बना दिया? वर्ग बना दिया, ठीक है। बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप, यानी कि ये देखो बच्चों को पेपर मोड़ दो, या यहाँ से कोई भी चीज़ जैसे पेंसिल, पेंसिल से नहीं,
पेपर से या पेन से या कोई भी इक्विपमेंट से या कागज़ से जब या फिर तार से या फिर रबड़ से कोई भी चीज़ पिक्चर बना के, जैसे कि हमने सर्कल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, वो सारे क्या कहलाता है? सेमेट्री कहलाता है। क्या? सेमेट्री यानी कि समिति। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन हम देखेंगे नहीं। तो ये थे 30 के 30 प्रश्न जो 20 दिसंबर 2021 सीटेट के एग्जाम में पूछे गए थे। मैं आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर